जय हिंद। देखिए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2001 ठीक है का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम अपने नोट्स के माध्यम से सारे क्वेश्चन रीड करके हम यह जानेंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ठीक है, ईयर जो है 2001 है। दो पेपर होते हैं सभी को मालूम है। तो पेपर 1 का सेक्शन ए सेक्शन बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम लोग पेपर 2 का सेक्शन ए जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सेक्शन ए के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में हम जो है चारों प्रश्नों को रीड करेंगे और देखेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 में क्या है कि क्वेश्चन 1 के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, ए बी सी एंड डी। तो इन चारों प्रश्नों में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2-2 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। अब क्वेश्चन नंबर 1 ए हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें है नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पिक्यूलरिटीज अ गाइड टू फॉरेन पॉलिटी। देखो पिक्यूलरिटीज मतलब होता है खासियत। यहाँ है कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं, देखो कोई भी देश का विदेश नीति होता है, हर एक देश का होता है, भारत का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, मतलब कोई भी, हर देश की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हर फॉरेन पॉलिसी जब निर्माण किया जाता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके बहुत सारे कारक होते हैं। कहने का मतलब है कि जो फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे तत्व और डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और उसमें सबसे प्रमुख और सबसे अधिक अगर किसी का इंपॉर्टेंस होता है तो वह होता है राष्ट्रीय हित का, नेशनल इंटरेस्ट का। तो नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पिक्यूलरिटीज, जो भी देश होता है जब वह विदेश नीति का निर्धारण करता है तो सबसे पहले अपना राष्ट्रीय हित देखता है कि इसमें अपने राष्ट्र का क्या हित होगा। बात समझ में आया? तो नेशनल इंटरेस्ट और दूसरा नेशनल पिक्यूलरिटीज, जो राष्ट्रीय खासियत है, इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर हर एक देश की विदेश नीति बनाई जाती है और यह विदेश नीति बनाने में एक सहायक के रूप में काम करता है, एक प्रकार से जो है एक गाइड के रूप में काम करता है। ये बातें समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि नेचर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द थर्ड वर्ल्ड। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है तीसरी दुनिया के देशों का, इसके चरित्र क्या है? तो देखो पहली दुनिया के देश तो वो हैं जो एकदम डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो। दूसरी दुनिया के लोग हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत, चाइना वगैरह। तीसरी दुनिया के लोग हैं जो कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है। तो तीसरी दुनिया में अधिक आप बात देखोगे तो कहीं कहीं लोकतंत्र भी है, कहीं कहीं डिक्टेटरशिप भी है, कहीं कहीं अभी मोनार्की भी है जैसे सऊदी अरब वगैरह में, और कहीं कहीं जो है मिलिट्रीशिप भी है। मतलब लोकतंत्र है लेकिन उसको मिलिट्री हटा के खुद जो है डिक्टेटर बन गए, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस हैं और चरित्र हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 1C देख लो। क्यूबन मिसाइल एज अ फैक्टर इन यूएस रिलेशनशिप विद द यूएसएसआर। जो क्यूबन मिसाइल है वह यूएस, अब देखो ये कोल्ड वार से संबंधित है। एक होता है क्यूबन क्राइसिस, आपने अगर शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि जब अमेरिका और यूएसएसआर में गहरी जो है शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस वक्त यूएसएसआर ने, मतलब आज का रशिया ने, क्यूबा एक देश है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सटा हुआ है, और वहाँ जो है रसिया ने अपना जो है एक कह सकते हो शिप भेज दिया जो कि परमाणु से लैस था, परमाणु बम से लैस था, मिसाइल से लैस था। तो उसी समय को अधिक क्यूबन क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। क्यूबा क्योंकि अमेरिका के नज़दीक था और वहाँ से अमेरिका के किसी भी भूभाग को टारगेट किया जा सकता था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्यूबन जो मिसाइल है एक फैक्टर है यूएस रिलेशन का और यूएसएसआर का। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं भाई, ये तो है ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1D देख लो। द कंपल्सरी जुरिडिक्शन क्लाउज अंडर द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कंपल्सरी जुरिडिक्शंस क्या है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मुख्यतः या यूएन का ही जो है एक ऑर्गन है, मान के चल सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ कंपल्सरी जुरिडिक्शंस हैं। ठीक है, इसको हमें मानकर चलना होता है। तो ये क्वेश्चन 1 का चारों क्वेश्चन हो गया, ए बी एन सी डी। इन चारों में से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आइडेंटिफाई सम ऑफ द मेजर इशूज चैलेंजिंग द नॉर्थ साउथ कंट्रीज। क्या क्या कुछ मेजर ऐसे इशूज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले ऐसे मैटर्स हैं जो कि नॉर्थ और साउथ कंट्री को चैलेंज करता है। देखो
अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ये आप देखो कि क्लाइमेट चेंज का इशू है। तो क्लाइमेट चेंज के इशू में जो नॉर्दर्न कंट्री हैं, अमेरिका कह सकते हो कि यूरोपियन कंट्री हो गया, जैसे रसिया वगैरह है, अमेरिका है, आपका ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। साउदर्न कंट्री में है भारत है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये सब साउदर्न कंट्री हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया के मानचित्र को आप ऊपर के भाग को अलग, आधा ऊपर कर दो, आधा नीचे कर दो। तो नीचे की मतलब एक प्रकार से कैसे बने, इक्वेटर के नीचे की वो हुआ। तो अब यहाँ पर एक प्रकार से मान के चलो, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो भी कह सकते हो कि मेजर इशूज है, तो क्लाइमेट चेंज का एक इशू ले लो, जलवायु परिवर्तन का इशू ले लो, ग्लोबल वार्मिंग का इशू ले लो। तो जब भी इसमें सम्मेलन वगैरह होते हैं तो जो नॉर्दर्न कंट्री कहता है कि भाई हम तो अभी डेवलपिंग नेशन हैं, अभी तो हम उतना कार्बन उत्सर्जन किए नहीं हैं, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए हैं, वो अभी भी सबसे ज़्यादा कार्बन, जैसे अमेरिका वगैरह उत्सर्जन कर रहा है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और वो ऑलरेडी डेवलप्ड भी है, उसके पास तकनीक भी है, फंडिंग है, पैसा है। तो सबसे पहले वो कार्बन उत्सर्जन को कम करे। और जो नॉर्दर्न वाले होते हैं, वो साउदर्न वाले जैसे भारत चाइना को कहते हैं कि भाई तुम कोल वगैरह मत अधिक यूटिलाइज करो, तुम उतना कार्बन उत्सर्जन नहीं करो। तो साउदर्न वाला कहता है कि भाई तुम फंडिंग करो, तुम हमें तकनीक दो, टेक्नोलॉजी दो, हैं, तभी तो हम कम कर पाएंगे। और क्योंकि हमारे देश की ज़रूरत और हमारे देश के लोगों और नागरिकों की भी अपनी ज़रूरत है, वो भी एक डेवलप्ड होना चाहते हैं, वो भी विकासशील और से विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम अपने गियर को डेवलपिंग नेशन के तौर पर रखेंगे तो हमारे और एनर्जी की आवश्यकता होगी, हम और फॉसिल्स फ्यूल्स को बर्न करेंगे, उससे अधिक कार्बन उत्सर्जन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अभी कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, और अभी जो है 500 मेगावाट का हम एक टारगेट लेकर चले हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हम जो है 2030 तक उत्पादित कर लेंगे, या फिर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन 500 गीगावाट जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर हो गए, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है नॉर्थर्न कंट्रीज में और साउदर्न कंट्रीज में। एक तो मैं एग्जाम्पल दिया, और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, इसके बारे में हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड देख लो कि द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द टू रिसर्जेंट नेशनलिज्म। अरब और इजराइल, अरब का सारा नेशन, इसको पैलेस्टीन मान लो, ईरान मान लो, इराक मान लो, सारे के सारे अरब नेशन एक तरफ और इजराइल अकेला एक तरफ। तो कहा जाता है कि जो अरब और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, यह राष्ट्रवाद का रिसर्जेंस है, राष्ट्रवाद का जो है कह सकते हो कि उत्थान है। इस पर आपकी क्या राय है, आप स्पष्ट करके इसमें लिखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि द मोरल क्लेम ऑफ टुडे बिकम द ह्यूमन राइट ऑफ टुमारो। आज का जो मोरल क्लेम है, मोरल क्लेम मतलब ऐसा होना चाहिए, जैसे हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमें किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें दूसरे को सताना नहीं चाहिए, ये मोरल क्लेम है। जैसे कहा जाता है कि ईमानदारी एक अच्छी और सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दीज आर द मोरल क्लेम ऑफ टुडे, इट मे बिकम द फ्यूचर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यही बातें इसमें कही गई है कि आज का जो मोरल क्लेम है वह भविष्य के जो है ह्यूमन राइट्स के रूप में बनकर उभरता है। एंड ट्रेस द एफर्ट इन द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी को छोड़ दो, आप 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में और कंटेक्स्ट में इसका उत्तर लिखो कि 21वीं सदी के कंटेक्स्ट में आप जो है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को किस तरफ से या किस जो है परिप्रेक्ष्य में इसे देखते हो, और किस प्रकार जो है एक इफॉर्ट, एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम मौलिक जो अधिकार हैं और जो ह्यूमन राइट्स है, एक मूलभूत अधिकार, एक बेसिक राइट्स जो एक ह्यूमन बींग्स को लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो है उन्हें मिलने चाहिए। तो इसको लेकर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। यूएन के द्वारा भी ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन वगैरह हुआ है, भारत वगैरह में भी देखो तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है। तो ये सब सारी संस्थाएं हैं ताकि वो मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सके। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग जो है इसका सेक्शन ए का चारों के चारों प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के जो है क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।